हेलो गाइस, education.free में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की जियोग्राफी की बुक को पढ़ेंगे, क्लास 6 की, जिसका पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है और आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, अंत तक ज़रूर देखिएगा। दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब का अर्थ होता है ग्लोब का अर्थ होता है पृथ्वी का छोटा आकार, और ये वास्तविक रूप से होता है, मतलब पृथ्वी को दर्शाया जाता है कि ऐसा ही दिखता है, ग्लोब की तरह दिखता है, जो यहाँ पे इसका चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। दिया है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो एकदम गोल नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का लघु रूप होता है, मतलब एक छोटा रूप होता है, और ये वास्तविक प्रतिरूप होता है कि मतलब पृथ्वी ऐसा ही दिखता है। नीचे दे रहा है कि ग्लोब विभिन्न आकार के एवं प्रकार के हो सकते हैं। जो ग्लोब होते हैं, ये जो ग्लोब है यह विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बड़े ग्लोब हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। मतलब जो बड़ा ग्लोब होता है उसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटा ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। मतलब कि ये जो ग्लोब है दिख रहा है आप लोगों को, ये स्थिर नहीं होता, मतलब एक जगह रुका नहीं होता है, इसको हम लोग घुमा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई कुम्हार, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, कुम्हार का जैसे पहिया घूमता है या लट्टू घूमता है गोल गोल, वैसे हम इस ग्लोब को घुमा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उन्हीं सही आकार में दिखाया जाता है। इस ग्लोब पर, ये जो ग्लोब है इस पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। इसमें देश, महाद्वीप और महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। नीचे दिया कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे हम अक्ष कहते हैं। यहाँ पर इसका बात किया जा रहा है। ये जो छोटा वाला बिंदु दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे एक छोटा बिंदु दिखा रहा है, ये इसी को हम लोग अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित, जिसे हम लोग एक सुई स्थित है उसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ठीक है, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घुमाया जा सकता है। मतलब यह ग्लोब है और यहाँ पे जो ये दो सुई जैसा लगा है इसको हम अक्ष कहते हैं, और ये ऊपर वाले अक्ष को उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और ये जो दक्षिण वाला है इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। और ये जो ग्लोब है ये इस दिशा में घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर गोल गोल घूमता है। ठीक है, ये पश्चिम से पूरब की ओर गोल गोल घूमता है, और ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, यही बता रहा था नीचे। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत कहा जाता है। एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। इसकी बात की जा रही है, देखिए यहाँ पे है
ये एक काल्पनिक रेखा, ये जो विषुवत वृत्त यहाँ पे दिख रहा है ये एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को जो है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये विषुवत वृत्त है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। मतलब विषुवत वृत्त के ये उत्तर में जो ये आधा भाग है इसको हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, सॉरी उत्तरी ध्रुव नहीं कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। तथा दक्षिण में जो ये आधा भाग है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के भाग होते हैं। मतलब ये इसका आधा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध और ये जो दक्षिणी गोलार्ध है ये दोनों बराबर के ही भाग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी जो समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यह आपका विषुवत वृत्त है और ये जो रेखाएं खींची गई हैं इन्हें हम अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। ये जितनी भी रेखाएं दिखती हैं, ठीक है ना, इन अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ये जो अक्षांश होते हैं इनको हम किस में मापते हैं? अंश में मापते हैं। जो ये विषुवत वृत्त होता है वो 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। ठीक है, ये जो विषुवत वृत्त आपको दिख रहा है ये 0 अंश होता है, ये 0 अंश होता है। ठीक है, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। मतलब कि ये आधा भाग 90 अंश का होता है और दक्षिण वाला 90 अंश का होता है, तो दोनों मिला के आधा भाग हुआ। फिर इसके पीछे भी एक भाग होगा, वो 90 अंश का होगा इसके, और इसके नीचे। मतलब ये पूरा जो होता है, ये जो गोला होता है वो 360 का होता है। और ये सिर्फ उत्तर वाला, ये वाला जो आपको दिख रहा है विषुवत वृत्त के उत्तर वाला, ये सिर्फ 90 अंश का होता है। 90 अंश मतलब 1/4 का होता है। ठीक है, 360 का 1/4 मतलब 90 अंश होता है। ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना होता है? 90 अंश होता है। आगे कह रहा है कि अतः इसका माप 360 अंश 1/4 यानी 90 अंश होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। मतलब कि जो ये 90 अंश है वो किसको दर्शाता है? 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाते हैं। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, इसको उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, और ये 90 अंश दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। आगे कह रहा है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर की जितनी भी समानांतर रेखाएं होती हैं इन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए दिया है महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो, दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं, कहा जाता है कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, इसको हम लोग इसमें समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समानांतर रेखाएं दिया है। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समानांतर रेखाएं दिया है। यहाँ पे एक
पृथ्वी के मध्य में एक रेखा खींची गई होती है, काल्पनिक रेखा, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं 0 डिग्री अंश पे। फिर यहाँ पे एक रेखा दी गई होती है, यहाँ पे खींची गई है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। फिर इसके ऊपर है एक उत्तरीय ध्रुव वृत्त, ये जो रेखा है इसको कहते हैं उत्तरीय ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव। फिर इसके नीचे मकर रेखा दिया है, ये वाली जो रेखा होती है मकर रेखा होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। और ये वाली जो रेखा होती है ये होती है दक्षिणीय ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिणीय अक्षांश। फिर यहाँ पे जो एक बिंदु होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और एक नीचे होता है इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं दी गई हैं जो कि बताया जा रहा है। या तो मैंने बता ही दिया कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री पे होता है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे होता है, दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे होता है। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं ये भी हैं, ठीक है। पहला उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दूसरे है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर तीसरा है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरीय ध्रुव वृत्त। और चौथा है विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये मैंने हम लोगों ने चित्र की सहायता से समझा। आगे देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। उन अक्षांश या समानांतर रेखाओं के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध के रूप में ताप कटिबंध के बारे में बताया जा रहा है कि कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सूर्य के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। आइए इस बात को समझते हैं चित्र की सहायता से। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं। इसको हम उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य दोपहर में एक बार सिर के ऊपर ठीक होता है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला हो गया आपका क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। इसमें जो है सूर्य एक बार हम दोपहर में सिर के ऊपर है, तो वर्ष में एक बार। और ये इसलिए ये जो क्षेत्र होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा अधिक उष्मा होती है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और गर्मी पड़ने की वजह से इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर कोई परिभाषा पूछे तो क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक उष्मा प्राप्त होती है या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसे हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। अब दूसरा क्षेत्र देखते हैं। दिया है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, मतलब यहाँ पर सूर्य घूमता रहता है, कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता है सूर्य, या मकर रेखा से नीचे नहीं जाता है, मतलब सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच में ही घूमता रहता है, मतलब इतने ही दूर में ये सूर्य घूमता रहता है। और जो सूर्य की किरणें होती हैं इधर तिरछी पड़ती है और इधर भी तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम ठंडी, मतलब यहाँ थोड़ी कम गर्मी पड़ती है और ठंड ज़्यादा पड़ती है, ये तिरछी होने के कारण। और यहाँ पे सूर्य सीधी पड़ती है, ये सर के ऊपर रहती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इस क्षेत्र में, इसलिए इसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे कम गर्मी पड़ती है और यहाँ पे थोड़ा ठंड होता है। फिर इसके ऊपर आप चले जाएंगे इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जा ही नहीं पाती हैं, और इधर वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में
कर्क रेखा एवं उत्तरीय ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मतलब यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडा पड़ता है, इसलिए इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है कि कर्क रेखा, ये कर्क रेखा हो गया और ये उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया। इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ पे ना अधिक ठंडी पड़ती है ना अधिक गर्मी पड़ती है, यहाँ का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और फिर यहाँ पे मकर रेखा और दक्षिणीय ध्रुव वृत्त, और इस वाले क्षेत्र को भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इन दोनों क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे तापमान मध्यम रहता है, यहाँ पे ना अधिक ठंडा पड़ता है और ना ही यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, इसलिए इन क्षेत्रों को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इस वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उष्मा होती है, इसलिए इसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज रूप से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। अब इस क्षेत्र की बात की जा रही है। ये जो उत्तरीय ध्रुव वृत्त है और ये जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, ये जो उत्तरीय ध्रुव वृत्त है और ये जो उत्तरीय ध्रुव है, इनके बीच में यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती है वो नहीं जा पाती हैं, इसलिए यहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और फिर इस क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और यहाँ पे जो दक्षिणी ध्रुव है, इनके बीच में जो है सूर्य की किरणें नहीं जा पाती है, इसलिए उत्तरी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसे हम शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो ये क्षेत्र होता है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। फिर ये कर्क रेखा और उत्तरीय ध्रुव वृत्त के क्षेत्र के बीच को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, तथा मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम लोग शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं और शीत कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। आगे पढ़ते हैं।